नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां आज सुबह 10 बजे से ही लोकसभा भवन में महत्वपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ और जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार को किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बीजेपी के तमाम विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई और जहां शपथ ग्रहण करने वाले विधायकों में खजानदास भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह केड़ा शामिल हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए 5 मंत्री पद खाली थे और जिन्हें अब भरा गया है। इस विस्तार से सरकार के विकास कार्यों को गति देने और आगामी चुनावों के लिए रणनीतिक बदलाव की भी उम्मीद को जताया जा रहा है। सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भरत सिंह चौधरी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नाम्ना सपे यदम अहम विधिनाम स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुता अखंडतां च अक्षुणा रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्धान्तकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकानां प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं वा विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्यायम् आचरिष्यामि। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नाम्ना सपे यत् कमपि विषयं य उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्था आनीयेत् मया परिज्ञात वा भवेत् कमपि जनं कान अपि जनानां वा प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यान् निर्वहणार्थं यदम अपेक्षितं स्यात् तद विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण वा नहि संसूचयिष्यामि न वा प्रकटीकरिष्यामि। जय उत्तराखंड। श्री मदन कौशिक जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रदीप बत्रा जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। श्री राम सिंह कैड़ा जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं राम सिंह कैड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राम सिंह कैड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ठीक। यदि माननीय राज्यपाल की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। मंत्रिमंडल विस्तार कब किया जाएगा? और आज वो घड़ी आई और जब शपथ ग्रहण किया गया है, 5 मंत्रियों की ओर से शपथ ली गई है, जहां आपको बताते चलें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह की ओर से सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और जहां लोकसभा भवन में यह कार्यक्रम हुआ, जहां आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री शामिल हुए हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीजन के बाद अब नवरात्रि और ईद को लेकर देहरादून में पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क हो गया है और जहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देहरादून को कई जोनों में बांटा गया है। जानकारी देते चले कि जनपद के पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह जोवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। के बाद ये कह सकते हैं कि रमजान का चल रहा है, नवरात्रे भी चल रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है एसएसपी परमेंद्र जोवाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर,
त्योहारों का सीजन खत्म हो गया, लेकिन रमजान का चल रहा है, यानी ईद तो नजदीक है, नवरात्र चल रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद हो सके, कड़ी रह सके, उसके लिए क्या कुछ? देखिए, रमजान, अलविदा जुमा और साथ में आगे ईद है और हमारे नवरात्र के भी महत्वपूर्ण त्यौहार शुरू हो रहे हैं, और इस प्रकार से संपूर्ण जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। इसके लिए हमारे देहरादून पुलिस द्वारा संपूर्ण देहरादून को विभिन्न जोन और सेक्टरों में विभक्त किया गया है, और इसमें पुलिस बल, आवश्यक जो पुलिस बल है वो दिया जा चुका है। किसी भी प्रकार की कोई भी किसी श्रद्धालु को या किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। ट्रैफिक से की हमारी जो ड्यूटियां हैं वो अलग से लगाई गई हैं। ट्रैफिक के जो हमारे जितने भी हमारे लोग हैं वो लगे पड़े हैं, और मेरे को लगता है किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील हैं, जहाँ पे चीज़ों को चीज़ों वहाँ पे कैसे टैकल करेंगे सर, क्योंकि देहरादून में माहौल जिस तरह से क्राइम का है? देखिए, जो महत्वपूर्ण हमारे जो मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं या ऐसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, मैंने जैसा आपको बताया, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित ऑलरेडी किया जा चुका है। वहाँ पर शांति समिति वगैरह की बैठकें लगातार ली जा चुकी हैं, और उसमें लोगों को इसके लिए बाध्य भी किया गया है कि वो जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, जो क्षेत्र के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनको पुलिस के सहयोग के लिए बताया गया है, और मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। हम लोग बेहतर पुलिस व्यवस्था दे पाने में सक्षम हैं। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। एसएसपी प्रवीण डोभाल ने साफ तौर पर कहा है कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, चाहे त्योहारी सीजन हो या फिर दूसरी ट्रैफिक व्यवस्था हो। उन सब चीज़ों का सफल संचालन यहाँ पर किया जाएगा। अब देखना यही है कि किस तरीके से इन चीज़ों का सफल संचालन होता है। जो पुलिस के सामने जो बड़ी चुनौती है, उससे पुलिस कैसे निपट पाती है। कैमरामैन सुनील साथ, अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, और जहां देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। जानकारी देते चले कि सीएमओ के देहरादून ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग आगामी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से सतर्क है, और जहां यात्रा मार्गों पर विशेष स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चलें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम जैसे प्रमुख स्थलों पर चिकित्सा सुविधा को बढ़ाया गया है, और इसके अलावा श्रद्धालुओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीमों का गठन इसकी ओर से किया गया, और जहां स्वास्थ्य विभाग अब इस समय पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। मैंने जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी इस संबंध में, जो निर्देश दिए गए थे। जैसे पूर्ववर्ती वर्षों में हमने वहाँ पे व्यवस्था की थी। अगर हम बात करें ऋषिकेश की, तो जो ट्रांजिट कैंप है, जो रोडवेज बस अड्डा है, तो वहाँ पे हमारे एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट रहती है जो 24 आवर्स रन करती है। और इसके अलावा हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट वहाँ बनाया जाता है, जिसमें कि लगभग हम 10 के आसपास जो है लोगों को रखते हैं, जो वहाँ पे जो यात्री आते हैं उनको हेल्थ के हिसाब से वो स्क्रीन करते हैं। और उसके बाद में स्क्रीन करने के बाद जिसको आवश्यकता होती है कि वो फिट नहीं है वहाँ ऊपर जाने के लिए, यात्रा के लिए, तो उसको बताया भी जाता है, समझाया जाता है। और जो कुछ बीमार लोग मिलते हैं उनको जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट है हमारी, वहाँ पर भेज करके उनका जो उपचार है वो कराया जाता है। कुछ ऐसे लोग जो सीरियसली किसी वजह से बीमार है या कुछ ज़्यादा परेशानी है, तो उनको एसपीएस हॉस्पिटल जो है 108 जो हमारी वहाँ रहती है एम्बुलेंस, उसके माध्यम से वहाँ तक भी पहुँचाया जाता है। ये जैसे अभी मैंने अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक संपन्न हुई, और जिसमें कि शहरी विकास, पेयजल और लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। और जहां बैठक में नीलकंठ महादेव, तो वहां साथ ही साथ रामनगर में मल्टी स्टोरी की पार्किंग निर्माण को मंजूरी दी गई, और जहां मुख्य सचिव ने पार्किंग निर्माण गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं, और तकनीकी पहलू जैसे कि ट्रेनिंग और साथ ही साथ जियो टेक्निकल सर्वे पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जहां बातचीत भी की गई है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि पेयजल विभाग के 4 प्रस्तावों में 3 पेयजल योजनाओं और एक सीवर लाइन परियोजना को संस्तुति उसकी दी गई, और जहां उन्होंने परियोजना के लिए मीटर लगाने और समय सीमा के भीतर ही सीवर लाइन की परियोजना को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ इन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग के आदेश भी दिए गए।
राजधानी देहरादून में गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने कोहराम मचा दिया। जी हां, आपको बता दें कि नशे में धुत कार चालक ने 2 बाइक सवारों को रौंद डाला और जहां कई वाहनों से टक्कर मारते हुए एक घर में जा घुसी। जहां आपको बताते चले कि हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और जहां मृतक की पहचान रोहित फिलिप के नाम से सामने हुई है। जहां आपको बताते चले कि 27 वर्षीय बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है और जहां दोनों को दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और जहां हादसे के बाद कार एक घर में जा घुसी तो वहीं खड़ी एक अन्य कार को भी भारी नुकसान हुआ है। जहां पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है तो वहीं आपको बताते चले कि घायलों का उपचार जारी है। सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ओल्ड सर्वे रोड और डीएल रोड डालनवाला क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा लापरवाही से वाहन चलाते हुए कई व्यक्तियों को और कई वाहनों को टक्कर मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस द्वारा घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होना पाया गया तथा 2 अन्य अभी घायल उपचाराधीन हैं। इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर एलपीजी गैस की कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन की क्यूआरटी ने सख्त कार्रवाई की है। और जहां इस दौरान 32 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। जानकारी देते चले कि तहसील सदर क्षेत्र से 22 सिलेंडर तो वहीं विकासखंड के होटल, ढाबों व अन्य प्रतिष्ठानों से 10 सिलेंडर बरामद किए गए हैं और जिनका अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा था। तो वहीं इसके अलावा प्रशासन ने 16 गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया, साथ ही साथ वितरण व्यवस्था और ओटीपी सिस्टम की भी जांच की। और जहां जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि गैस की कालाबाजारी की दुरुपयोग और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, ताकि उपभोक्ता को सही मूल्य पर गैस मिल सके तो वहीं अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। अब खबर विकासखंड कोट से है, जहां आपको बताते चले कि कोटखाल बाजार में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग बेहद ही परेशान हैं। जहां आए दिन कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने और मवेशियों पर हमला करने की घटनाएं हो रही हैं और जिससे क्षेत्र भर में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य तामेश्वर आर्य ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर शीघ्र ही समाधान की मांग की। और जहां उन्होंने यह भी कहा कि आवारा कुत्ते बच्चों, गाय, बछिया और भेड़ बकरी पर भी हमला कर रहे हैं जिससे कि किसी बड़ी घटना का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। तो वहीं तामेश्वर ने यह भी जानकारी दी है कि क्षेत्र के व्यापारी हर वर्ष जिला पंचायत को टैक्स देते हैं और ऐसे में यह समस्या प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है। तो वहीं चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे न्यायालय का रुख करेंगे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये हमारा जो क्षेत्र है कोट, यहाँ पे प्रॉपर जो मार्केट है कोट बाजार, इसमें 40 से 50 कुत्ते हैं, ये आवारा कुत्ते। और ये आए दिन लोगों की बकरियां, भेड़, गाय सबको ये झुंड में इकट्ठा होकर उनको मार दे रहे हैं। इतना तक कि कभी छोटा बच्चा अगर इनकी गिरफ्त में आ जाता है तो उसको भी काट देते हैं। कई लोगों को ये कुत्ते काट चुके हैं। इससे पहले भी हमने शासन प्रशासन से इन कुत्तों के लिए, इनको रोकथाम के लिए मांग करी थी, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पुनः आज ये जनता दरबार में मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया हूँ और इस समय हमने इनसे कहा है कि भाई जिला पंचायत हमसे टैक्स वसूलता है पूरे बाजार का, तो जिला पंचायत को जिम्मेदारी दी जाए कि वो हमारे यहाँ पे जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के और कहीं और जहाँ भी इनको उनकी व्यवस्था करनी होगी वहाँ व्यवस्था करे। लेकिन ये कुत्ते हमारे लिए इतने दहशत का माहौल इन्होंने खड़ा कर रखा है कि मार्केट में लोग अब आने से कतरा रहे हैं। कई लोग मार्केट में नहीं आ रहे इन कुत्तों की वजह से। और ये पता नहीं कहाँ से ये कुत्ते हमारे यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही बड़ी दहशत कर रखी है, जिसकी वजह से ये लोग अपने पशुओं को, गाय, बकरी, भेड़, गाय, बच्ची, छोटे बच्चों को तो ये बिल्कुल, गाय के बच्चे हों चाहे मनुष्य के बच्चे हों, लेकिन उनको तो ये बिल्कुल ही, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये हमारा जो क्षेत्र है कोट, यहाँ पे प्रॉपर जो मार्केट है कोट बाजार, इसमें 40 से 50 कुत्ते हैं, ये आवारा कुत्ते। और ये आए दिन लोगों की बकरियां, भेड़, गाय सबको ये झुंड में इकट्ठा होकर उनको मार दे रहे हैं।
इतना तक कि कभी छोटा बच्चा अगर इनकी गिरफ्त में आ जाता है तो उसको भी काट देते हैं। कई लोगों को ये कुत्ते काट चुके हैं। इससे पहले भी हमने शासन प्रशासन से इन कुत्तों के लिए इनको रोकथाम के लिए मांग करी थी, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पुनः आज ये जनता दरबार में मैं जिलाधिकारी महोदय के मिलने आया हूँ और इस समय हमने इनसे कहा है कि भाई जिला पंचायत हमसे टैक्स वसूलता है पूरे बाजार का, तो जिला पंचायत को जिम्मेदारी दे जाए कि वो हमारे यहाँ पे जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के और कहीं और जहाँ भी इनको उनकी व्यवस्था करनी होगी वहाँ व्यवस्था करे। लेकिन ये कुत्ते हमारे लिए इतने दहशत का माहौल इन्होंने खड़ा कर रखा है कि मार्केट में लोग अब आने से कतरा रहे हैं। कई लोग मार्केट में नहीं आ रहे इन कुत्तों की वजह से, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ये कुत्ते हमारे यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ही बड़ी दहशत कर रखी है, जिसकी वजह से ये लोग अपने पशुओं को, गाय बकरी भेड़ गाय बच्ची, छोटे बच्चों को तो ये बिल्कुल, गाय के बच्चे हों चाहे मनुष्य के बच्चे हों, लेकिन उनको तो ये बिल्कुल ही झुंड में हम काट दे रहे हैं। कल की घटना है, इन्होंने एक बकरी फिर और किसी की वहाँ पे मार दी। 2 बकरी का पता कि ये पता नहीं कहाँ खा दी उन्होंने, क्या कर दिया। ये स्थिति हमारे यहाँ पे कुत्तों के द्वारा हो रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।